गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट के क्लास 13 करने जा रहे हैं। क्लास 12 तक का आपका भूगोल का वीडियो अपलोड कर दिया गया। लूसेंट क्लास में आपका भूगोल का क्लास चल रहा है और पूर्वालोकन का भी क्लास आज 1 और 2 दोनों अपलोड कर दिया गया। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास 13। तीसरा, स्थानीय पवन प्रमुख मार्ग, स्थल व समुद्री समीर। क्लास 12 तक का इसका पीछे का वीडियो में अपलोड कर दिया गया। आज देखेंगे क्लास 13 में स्थल एवं समुद्र समीर। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। अंततः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। उच्च निम्न अंतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रभावित होती है। तीसरा, स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फौन यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हर्मटन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। सिरोको यह सहारा मस्तोल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी है, जैसे खमसिन मिस्र में, गिबलिन लीबिया में, चिल्ली ट्यूनिसिया में, लेस्ट मेड्रियाडा में, सिरोको इटली में, लेबेक स्पेन में। सिमू यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिकफील्डर यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम्बेग यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। चलिए इसके कुछ अन्य गर्म हवाएं एवं स्थान। नाम और स्थान। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में, अयाला फ्रांस में, बरगस दक्षिण अफ्रीका में, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में, बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिच दक्षिण पूर्व ईरान में, लू उत्तरी भारत में, सोलेनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन में, सामुन ईरान में। जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है,
जेट प्रभाव वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रभाव माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियां। वायुमंडल का यह वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताग्रह फ्रंट्स। जब दो भिन्न प्रकार के वायु राशियां मिलती है तो इनके मध्य सीमा क्षेत्र को बताग्र कहते हैं। बताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत बताग्र, उष्ण बताग्र, अचर बताग्र, अधिविष्ट बताग्र। शीत बताग्र। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत बताग्र कहते हैं। उष्ण बताग्र। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से में ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण बताग्र कहते हैं। अचर बताग्र। जब बताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर बताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे बताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। अधिविष्ट बताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे बताग्र को अधिविष्ट बताग्र कहते हैं। नोट: बताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिर्उष्ण कटिबंध चक्रवात। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर, मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें बहिर्उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिर्उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय बताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में बताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में बताग्र के दक्षिण में उष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रभावित होती है। जब बताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रभाव से बहिर्उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण बताग्र तथा एक शीत बताग्र होता है। उस उष्ण वायु आक्रामक रूप से में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण बताग्र के पहले भाग में संतरी मेघ दिखाई देती है और वर्षा होती है। शीत बताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत बताग्र उष्ण बताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण बताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोश वायु ऊपर उठती है और उसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट बताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। वृहत समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है।
समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। नोट: वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर: क्रमशः बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहला, इसमें स्पष्ट वातावरण प्रणालियां होती है, इसमें वातावरण प्रणालियां नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात का इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात ये पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। आर्द्रता: वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता: वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता: वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता: किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं: किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवायु की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू 100। सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। संघनन: जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है: तापमान में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। उष्णांक: वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्णांक कहते हैं। उष्णांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए उष्णांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार: जब उष्णांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा: वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्णांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता एक किसी से कम होती है। धुंध: हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल: बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्णांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं: पछाप बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल। पछाप बादल, इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसे पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। यह हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कपासी बादल, यह रुई के समान दिखते हैं। यह प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। शीर्ष गुंबद नुमा होता है।
स्तरीय बादल ये परतदार चादर जैसे लगते हैं, ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों ये पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पछाप, पछावी स्तर, पछाप, कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। नोट: नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। वर्षा, दोस्तों वर्षा का क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।